अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कानून कैसे नहीं जानोगी, मैंने उस पर चोट की। आखिर भोला ढंगर चोर की बीवी हो। सुना है तुम्हारे खामिद ने आसपास के इलाकों में बड़ी थरथरली डाल रखी है और एक दो बार जेल की सैर भी कराया है। लेकिन फिक्र ना करो, अगर भोला मेरे हत्थे चढ़ा तो ऐसा फिट करूँगा कि बाकी सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जाएं, जो जी चाहे कर लें, वो बदतमीज़ी से बोली। मैं आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। आप पुलिस वाले ऐसे ही नाकारा होते हैं, मुजरिमों से लंबी लंबी रकमें लेकर इन्हें छोड़ देते हैं और हम जैसे शरीफ लोगों को खामखा तंग करने आ जाते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी मलिक साहब, नूर शाह ने झुंझुलाहट भरे अंदाज में कहा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा लेता हूँ। ठीक है नूर शाह, मैंने एक आंख दबाकर कांस्टेबल को एक इशारा किया, फिर बाबा से बुलंद कहा, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तुम जल्दी से हशमत को गिरफ्तार कर लेना। ये बड़ी ज़िद्दी औरत लगती है, इधर हवालात में जाकर ही ज़बान खोलेगी। मेरी चाल कामयाब रही। हशमत पर मेरी धमकी ने खातिर खा असर किया था। इसका रवैया एकदम बदल गया। वो दरवाज़ा खोलते हुए बड़ी नरमी से बोली, अंदर आ जाएं थानेदार साहब, इस किस्म की बातें दरवाजे पे खड़े खड़े नहीं करनी चाहिए। मुझे इसके अंदाज पर हैरत हुई और मेरे जहन में गिरगिट का तस्वुर उभर आया। थोड़ी देर पहले तक वो रॉबिन हुड की बीवी का किरदार अदा कर रही थी और अब मॉम की तरह पिघल गई थी। एक बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि वो एक टेढ़ी औरत थी। इसका ये बदला हुआ रवैया कोई ख़तरनाक चाल भी हो सकती थी। मैंने नूर शाह को खुले हुए दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया और ख़ुद हशमत के साथ घर के सहन में आ गया। हशमत की उम्र 35 और 40 के दरमियान ही होगी, मगर इसने खुद को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और इसके बदन में ख़ास किस्म की कशिश भी पाई जाती थी। वो मुझे अपने साथ बैठक में ले आई। जब हम आमने सामने बैठ चुके तो मैंने खालिदा के बारे में बातचीत शुरू की, लेकिन वो बार बार मौजू से हटकर अपने नाजो अंदाज से मुझे रिझाने की कोशिश में लग गई। उसका अंदाज बिल्कुल बाजारी औरतों जैसा था। मैं बेहद मोहतात हो गया। खैर, मोहतात तो मैं हशमत के तेवर देखते ही हो गया था। जब ही तो मैंने नूर शाह को घर के दाखिली दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था और हशमत को बैठक का दरवाज़ा भी बंद नहीं करने दिया था। अल्लाह का मुझ पर लाख लाख करम है कि इसने हमेशा ऐसे मराहिल पर मुझे साबित कदम रखा था। मुझे अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बाज़ औक़ात रंगीन और संगीन हालात से भी गुजरना पड़ता था। इंसान की हैसियत ही क्या है, ये ख़ता का पुतला है। अगर इस ज़ाते पाक का फजल शामिल हाल ना हो तो इस दुनिया में कदम कदम पर बहकने के मौक़े मौजूद हैं। हशमत बीवी के साथ मैंने लगभग 1 घंटा इसकी बैठक में मुलाकात की। वो कैसी टेढ़ी औरत है, इसका अंदाज़ा आपको भी बखूबी हो गया होगा। इस अंदाज की औरतों की ज़बान से कुछ उगलवाना आसान काम नहीं होता। ताहम मैंने अपनी पेशावराना महारत से मुश्किल काम भी कर डाला था। मेरे मुत्तहिद सवालात के जवाब में उसने बहुत आएँ बाएँ शाएँ की, लेकिन फिर भी मैं बहुत सी अहम बातें जानने में कामयाब हो गया था। फरीद की गुमशुदगी के बारे में हशमत कुछ नहीं जानती थी, ताहम उसने कबूल कर लिया कि 28 जनवरी की सपहर खालिदा उससे मिली थी और वो खालिदा को अपने साथ घुमन शाह के आस्थाने पर ले गई थी। खालिदा को कोई ख़ास किस्म का तावीज़ चाहिए था। घुमन शाह के नाम ने मुझे चौंका दिया था। मेरे एक मुखबिर की रिपोर्ट के मुताबिक घुमन शाह एक नकली पीर था। उसने अपने शोबदों की मदद से सादा लोगों को मरहूब कर रखा था। लोग यही समझते थे कि घुमन शाह कोई बहुत पहुंचा हुआ अल्लाह का नेक बंदा है। उसके मुरीदों और अकीदतमंदों की तादाद अच्छी खासी थी और वह दूर दूर तक मशहूर भी था। अभी तक मुझे उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला था कि मैं उस पर हाथ डाल सकता। मुझे ये भी पता चला था कि बासर अफराद भी उसके इरादतमंदों में शामिल थे। घुमन शाह का आस्ताना नहर के किनारे दरख्तों के झुंड में वाक़ था। ये एक नया किरदार सामने आया था। इस किस्म के डब्बा पीरों का मुझे वसी तजर्बा हासिल था। ऐसे लोगों पर कच्चा हाथ डालने में गड़बड़ हो जाती है, लिहाजा मुझे जो कुछ भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था। अगर हशमत बीवी ने किसी दरोगोई से काम नहीं लिया था तो फिर घुमन शाह को चेक करना ज़रूरी था। हशमत बीवी के मुताबिक खालिदा उसके साथ तावीज़ लेने के लिए घुमन शाह के आस्थाने पर पहुंची थी और वो दोनों एक साथ ही आस्थाने से वापस आई थीं, लेकिन खालिदा घर नहीं पहुंची थी। यही बात
मुझे खटक रही थी। मुझे यकीन है कि हशमत बीवी ने मुझसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की थी, ताहम मैंने वक्ती तौर पर उससे छोड़ दिया था। मगर मेरा इरादा यही था कि मैं इसकी खुफिया निगरानी करवाऊंगा और अगर इसकी ज़ात किसी जाविये से मशकूक साबित हुई तो मैं पूछगछ के लिए उसे थाने भी बुलाऊंगा। नूर शाह को मैंने थाने भेज दिया और खुद टहलते हुए बड़े खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा की हवेली की जानिब बढ़ गया। छोटे खान ने थाने में आकर मुझे खासा तंग किया था। मुर्तज़ा के रवैये से मुझे बहुत ज़हनी अजियत पहुंची थी, इसीलिए मैंने मुर्तज़ा के बाप गुलाम मुस्तफ़ा से मिलने का फ़ैसला किया था ताकि इसे अंदाज़ा हो सके कि छोटे खान की तरबियत में कहाँ कमी रह गई है। जब मैं गुलाम मुस्तफ़ा खान की हवेली पहुंचा तो हल्की हल्की धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फ़िज़ा में मौजूद खुनकी में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी थी। उम्मीद की जा सकती थी कि अब मौसम खुल जाएगा। बड़े खान ने बड़े तबाक से मेरा इस्तकबाल किया और बड़ी इज़्ज़त से अपनी सजी सजाई बैठक में बिठाया। फिर घरेलू मुलाजमा को मेरी खातिर तवाज़ो की हिदायत जारी करने के बाद वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। खैरियत तो है ना थानेदार साहब? वो एक हल्का सा कहकहा लगाते हुए बोला। मैं तो आपको देखकर चौंक ही गया था। आप क्यों चौंक गए थे खान साहब? मैंने भी मजाक के रंग में कहा। आपने कौन सा जुर्म कर रखा है? जुर्म तो कोई नहीं किया मलिक साहब, वो खुशदिली से बोला, मगर आप लोगों का पेशा ही ऐसा है कि अच्छा खासा बंदा भी घबरा जाता है। बड़े खान के रवैये में एक ख़ास किस्म की समझदारी और बुर्दबारी झलकती थी। इसकी आंखों से जहानत भी टपकती थी। वो अपने बेटे मुर्तज़ा खान से कतई मुख्तलिफ मिजाज का बंदा था। मैंने भी जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, खान जी, लोगों ने भी खामखाही पुलिस का एक हवा बना लिया है, हालांकि हम देखभाल कर ही बंदे पर हाथ डालते हैं। ये भी खूब कही आपने। बड़े खान ने बुलंद आहंग कहकहा लगाया, लेकिन जब आप किसी बंदे पर हाथ डालते हैं तो फिर वो मुश्किल ही से छूटता है। हमारे दरमियान इसी तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी कि एक घरेलू मुलाजमा ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने ट्रे को मेज़ पर रखा और खामोशी से वापस चली गई। मैंने देखा कि ट्रे में मौजूद मुख्तलिफ प्लेटों में खाने पीने की अशिया रखी हुई थीं। बड़े खान ने मुझसे कहा, मलिक साहब, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, ये सब आपके लिए है। इन नेमत खुदाबंदी से आपने पूरा इंसाफ करना है। खान साहब, आप अपने बेटे से बहुत मुख्तलिफ हैं, मैंने कहा। आप फूल हैं और वो अंगारा। मैं समझ रहा हूँ आपकी इस बात के पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है। वो मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। गुलाम मुर्तज़ा ने थाने जाकर जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। इसने आपके सामने खासी अकड़फू दिखाई है। इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत खां हूँ। शर्मिंदा न करें खान साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं तो इन बातों को भूल भी चुका। ये आपका बड़ापन है, वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। जवानों का खून है, कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने गुलाम मुर्तज़ा को अच्छी तरह समझा दिया है। आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, छोटे खान साहब हवेली में नज़र नहीं आ रहे, क्या वो कहीं गए हुए हैं? गुलाम मुर्तज़ा अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ससुराल में गया हुआ है, गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया। कल शाम तक वापस आ जाएगा। वैसे सब खैरियत तो है ना? खान जी, खैरियत है भी और नहीं भी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। आपको तो पता ही होगा कि करमदीन की लड़की खालो 2 दिन से गायब है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। और दूसरी तरफ करामत अली का लड़का फरीद भी 2 दिन ही से गुमशुदा है। मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। और आपका ख्याल है कि ये दोनों गुमशुदा अफराद मेरी हवेली में पाए जाते हैं? वो जिंदा दिली से मुस्कुराते हुए बोला, इसीलिए आप इधर तशरीफ़ लाए हैं। अगर आपको वाकई हम पर शक है तो यह हवेली आपके हवाले है। आप जिस कोने खुदरे में चाहें झांक कर देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं खान साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर खालो या फरीद आपकी हवेली में छुपे होते तो फिर गुलाम मुर्तज़ा को थाने आकर उधम मचाने की क्या ज़रूरत थी? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं तो यहाँ किसी और ही मकसद के लिए हाजिर हुआ था। जी हुक्म करें, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने नहायती मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बड़े खान को छोटे खान की गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह किया। फिर कहा, बस मैं इस मामले की तस्दीक के लिए यहाँ आया हूँ।
मलिक साहब, मैं किसी चीज़ से बेखबर नहीं हूँ, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस किस्म की बातें मैं भी सुनता रहता हूँ, मगर सच बात तो ये है कि इस कहानी में कोई हकीकत नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा शादीशुदा और बच्चों वाला है, इसे इन बखेड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। माशाल्लाह इसकी बीवी करोड़ों में एक है। आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच में पड़ गया। या तो बड़ा खान अपने बेटे की करतूतों से वाकिफ नहीं था, या फिर वो दानिस्ता इसके कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मैंने इस सिलसिले में ज़्यादा कुरैत मुनासिब न समझी और हवेली से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गया। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पुलिस के एक होशियार मुखबिर को अपने पास बुला लिया और ज़रूरी हिदायत के बाद उसे घुमन शाह के आस्थाने की सीआईडी के लिए रवाना कर दिया। ये बहुत ज़रूरी था। इसी वक्त हेड मुहर्रिर ने मेरे पास आकर इस्तफसार किया, मलिक साहब, खाने का क्या प्रोग्राम है? मैं बड़े खान की हवेली से काफ़ी कुछ खा आया था, लिहाजा मैंने कह दिया कि नहीं, खाने की तलब नहीं है। थोड़ी ही देर में हवलदार बहादुर अली एमनाबाद से वापस आ गया। मैंने इसे अपने पास बुलाया और पूछा, मेराज से मुलाकात हुई? जी, मैं इसी से मिलकर आ रहा हूँ। फरीद के बारे में क्या रिपोर्ट है? मैं सीधा होकर बैठ गया। मेराजुद्दीन ने बताया कि उसने 27 जनवरी की रात फरीद को कंगनीवाला के अंदर सही सलामत उतारा था। हवलदार ने बताया, इसके बाद वो नहीं जानता कि फरीद कहाँ गया और क्यों गया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, ये तो और भी तशवीश की बात हो गई। इस सूरत हाल से तो ये साबित हो गया कि खालिदा की गुमशुदगी में फरीद का कोई हाथ नहीं। इसने 27 जनवरी को 2 बजे फैक्ट्री से छुट्टी की और वाहिंडू चला गया। वो वहाँ पूरा वक्त अपने दोस्त अनवर के साथ रहा और फिर वाहिंडू से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कंगनीवाला पहुंचा और इसके कंगनीवाला पहुंचने से पहले खालिदा गायब हो चुकी थी। लिहाजा फरीद को खालिदा की गुमशुदगी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मगर मैं सांस हमार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि फरीद कंगनीवाला से घर क्यों नहीं पहुंचा? एक और सवाल भी तो पैदा होता है मलिक साहब, बहादुर अली ने कहा। कौन सा सवाल? मैंने पूछा। खालिदा कहाँ गायब है? वो सरसराती आवाज में बोला। और इसे किसने गायब किया है? किसने गायब किया है ये पता लगाना बाकी है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, इसका मतलब है कि आप पता लगा चुके हैं कि खालिदा कहाँ गायब हुई है? बिल्कुल पता लगा चुका हूँ, मैंने अस्पात में गर्दन हिलाई। फिर इसे हशमत बीबी से होने वाली मुलाकात के बारे में तफसील से बता दिया। ओह, ये हशमत बीबी तो बड़ी खतरनाक औरत है, बहादुर अली ने कहा। कहीं आपसे इसने गलत बयानी न की हो? ऐसा हो सकता है, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं इससे तफसीली मुलाकात करके आया हूँ और मुझे बखूबी अंदाजा हो गया है कि वो कैसी चलतरबाज औरत है। बहरहाल मैं आज रात गुम्मन शाह के आस्थाने पर धावा बोलने वाला हूँ। अगर हशमत ने मुझसे कोई गलत बयानी की है तो खुद ही पछताएगी। मैं थाने में उल्टा लटकाकर इसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि सारे कसबल निकल जाएंगे। हवलदार ने कहा कि इस फरीद को अब कहाँ तलाश करें? कंगनीवाला और उसके घर के दरमियानी रास्ते पर, मैंने कहा। इस बात का हमें सबूत मिल चुका है कि वो 27 जनवरी की रात कंगनीवाला तक आया था और हम ये भी जानते हैं कि वो 27 जनवरी की रात अपने घर नहीं पहुंचा। लिहाजा अगलब इम्कान यही है कि वो इसी रास्ते में कहीं गायब हुआ है और इसी रास्ते पर इसकी फैक्ट्री हिजाज पार्टी भी पड़ती है, बहादुर अली ने कहा। लेकिन जाहिर है वो रात को फैक्ट्री किस लिए जाता, और अगर जाता भी तो पता चल जाता। फरीद का सुराग इधर ही से मिलेगा बहादुर अली, कंगनीवाला और इसके घर के दरमियानी इलाके से, मैंने कहा। हमें इस एरिया के चप्पे चप्पे को खोजना होगा। कंगनीवाला से 2 रास्ते फरीद के घर की तरफ आते हैं, हवलदार ने कहा। एक रास्ता जीटी रोड वाला है और दूसरा रेलवे लाइन वाला। मेराजुद्दीन ने इसे कंगनीवाला के अंदर उतारा था, इसलिए ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो रेलवे लाइन की पट्टी के साथ चलते हुए घर की जानिब रवाना हुआ होगा, वरना अगर इसे सड़क की तरफ से आना होता तो फिर वो कंगनीवाला के अंदर दाखिल ना होता, बल्कि जीटी रोड पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली से उतर जाता। बहादुर अली, ये तुमने पते की बात की है, मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। हमें इस इलाके का पूरी तरह मुआयना करना चाहिए। मुझे यकीन है कि रेलवे ट्रैक के साथ इसका कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। ठीक है मलिक साहब, हवलदार ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं रेडी हूँ, आप हुक्म करें। हुक्म में थोड़ी देर के बाद करूँगा, मैंने कहा। पहले तुम कुछ खा पी लो। खाना पीना भी होता रहेगा मलिक साहब, जब ज़रूरी काम निपटा लें।
मैं मानता हूँ ये काम बहुत ज़रूरी है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन फरीद इस इलाके में खड़ा हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा, जो अगर हम देर से पहुँचे तो वो कहीं और चला जाएगा। हमें इस इलाके का जायज़ा लेने जाना है, लिहाजा जो बुजुर्ग फरमा गए हैं हम उसी पर अमल करेंगे। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, कौन बुजुर्ग मलिक साहब? भाई, गए वक्तों के सियानों को बुजुर्ग कहा जाता है। मैंने कहा, बुजुर्गों की कहावतों में बड़ा दम होता है, क्योंकि हर कहावत के पीछे इंसान का बरसों का तजर्बा छुपा होता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन आपने वजाहत नहीं की कि बुजुर्ग क्या फरमा गए हैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अव्वल ताम बाद काम। मलिक साहब, ये मुहावरा ऐसे नहीं है, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। अव्वल ताम बाद कलाम, ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, मैंने बात को ख़त्म करने की गर्ज से कहा। हम दोनों मुहावरों पर बैक वक्त अमल करेंगे, यानी पहले तुम खाना खाओगे, फिर हम कलाम करते हुए काम पर रवाना हो जाएंगे, यानी कि फरीद की तलाश का काम। ये ठीक है, वो मुस्कुराकर बोला। आधे घंटे के बाद मैं और हवलदार बहादुर अली कंगनीवाला पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था जो जीटी रोड से लेकर रेलवे लाइन तक फैला हुआ था, और गांव का कुछ हिस्सा सड़क से आगे और लाइन से पीछे तक भी आबाद था। गोया यूं समझे कि जीटी रोड और रेलवे ट्रैक इस गांव के अंदर से मुतवाजी गुजरते थे। हवलदार ने मेराज-उद-दीन से इस मकाम के बारे में अच्छी तरह पूछ लिया था जहां इसने फरीद को उतारा था, लिहाजा हमने तलाश का आगाज इसी जगह से किया। ये मकाम रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक था। ये मेन रेलवे ट्रैक था जो लाहौर और पेशावर तक जाता था। अगर कराची से पेशावर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, मुहावरतन इसे कराची टू खैबर भी कहा जा सकता है। हमने 2 साइड पकड़ी जो फरीद के गांव की तरफ वाली थी, यानी रेलवे लाइन की मगरबी सिमत। पट्टी के साथ पैदल चलने का रास्ता था, फिर मजीद नीचे उतरे तो खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने तलाश का काम शुरू करने से पहले कंगनीवाला के बाज़ लोगों से भी पूछगछ की थी, लेकिन इनमें से किसी ने फरीद को नहीं देखा था। रेलवे लाइन के साथ जो कच्चा रास्ता था, इसे आप बाकायदा रास्ता नहीं कह सकते। दरअसल ये वो खाली एरिया था जो पटरी को खेतों से अलग करता था। उमूमन इस रास्ते पर माल मवेशी आते जाते दिखाई देते थे या फिर इनके रखवाले। पैदल चलने वाले उमूमन पट्टी के अंदर चलते थे और ट्रेन की आवाज़ सुनते ही वो साइड में हो जाते थे। ट्रेन की अपनी एक मखसूस धमक होती है, वो हॉर्न ना भी बजाए तो पता चल जाता है। मज़कूरा रास्ते में जा बजा गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे, जिनमें अक्सर के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ था। हमने रेलवे ट्रैक के साथ अपनी तलाश का काम जारी रखा और सुए तक पहुंच गए। ये कोई सिलाई करने वाला सुआ नहीं था, बल्कि गांव देहात में छोटी नहर या बड़े नाले को सुआ कहा जाता है। आसानी के लिए यूं समझ लें कि एक ऐसा नाला जो किसी नहर वगैरह से निकलता हो और फिर खेतों के बीचों बीच से गुजरकर इन्हें सैराब करते हुए आगे बढ़ जाता हो। इस सुए के करीब ही पटरी की दूसरी जानिब गांव का कब्रिस्तान भी था। हमारे बीच फरीद और खालिदा की गुमशुदगी के हवाले से बातचीत भी हो रही थी और हम चौकन्ना नजरों से रास्ते का जायजा भी ले रहे थे। इस दौरान में 3-4 अफराद भी हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। ये लोग खेतों में मामूल का काम करने वाले किसान थे या फिर जानवर चराने वाले। अचानक बहादुर अली की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मलिक साहब, वो क्या है? वो क्या है? मैंने बेसाख्ता कहा और इस जानिब देखा जिधर वो उंगली से इशारा कर रहा था। वो मुझे किसी की जूती नजर आ रही है, बहादुर अली ने पुरजोश लहजे में कहा। मेरी निगाह भी इस जूती तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई जिसकी तरफ बहादुर अली इशारा कर रहा था। हम दोनों मज़कूरा जूती के पास पहुंच गए। वो जूती का एक पाँव था जो गड्ढे से थोड़े फासले पर पड़ा था। मज़कूरा गड्ढे में पानी भरा हुआ था। मैंने जूते का वो पाँव उठा लिया और बगौर उसका जायजा लेने लगा। वो कोई रिटायर्ड जूता नहीं था कि जिसे नाकारा समझकर फेंक दिया गया हो। जूते की हालत से पता चलता था कि अभी इसे 1 साल या 2 साल आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसी बात ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर वो कोई फटा पुराना जूता होता तो यह एक आम सी बात होती, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये बात बहुत खास हो जाती थी। मैंने जूते का वो पाँव वहाँ मौजूद अफराद को दिखाने के बाद इनसे पूछा, तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? ये किसी की जूती है जनाब, एक सादलो देहाती ने जवाब दिया। वो लोग मेरे सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके।
इनमें से कोई भी मज़कूरा जूते के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस जूते के पाँव को देखकर मेरे दिमाग में खतरे की एक घंटी सी बज उठी थी, जिसकी आवाज़ की बाज़ गश्त ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैंने एक बंदे को गांव की तरफ भेजकर फरीद के बाप करामत अली को मौके पर बुला लिया।